हम लोग काव्य प्रकाश पढ़ रहे थे। काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने देखा कि काव्य की आचार्य मम्मट ने काव्य में गुण की क्या परिभाषा दी है कि रसस्यांगिनो धर्मः शौर्यादया एवात्मनः उत्कर्ष हितवस्तेषु रचल स्थितयोर गुणः। इसके बाद में अलंकार की क्या परिभाषा है और गुण और अलंकार में क्या भेद है, ये हम समझ चुके हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि अलंकार की जो परिभाषा दी है और उसमें जो उन्होंने स्थितियां बताई हैं कि किस प्रकार वह काव्य में रस है और अलंकार उसका उत्कर्ष कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कभी रस है और उसका उत्कर्ष कर रहे हैं और कभी नीरस काव्य में भी अलंकार। तो इस प्रकार की स्थितियों का सब हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे आचार्य मम्मट ने काव्य में जो गुण माने हैं वो कितने माने हैं और उनके क्या लक्षण उन्होंने दिए हैं, ये हम सब अध्ययन कर चुके हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य में 3 गुण माने हैं। उन्होंने कहा है माधुर्योज प्रसादाख्यास त्रयस्ते न पुनर्दस। माधुर्य, ओज एवं प्रसाद, ये 3 गुण हैं, ना कि 10। तो यहाँ पे जो 10 वाली बात कही गई है कि काव्य गुण 10 नहीं है, यहाँ पर ये आचार्य मम्मट जो है आचार्य वामन का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य वामन ने 10 काव्य गुण माने हैं, जिसमें से उन्होंने 10 काव्य के जो 10 गुण हैं उनमें से 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण के रूप में काव्य गुणों का विभेद किया है। तो आचार्य वामन ने जो 10 काव्य गुण माने हैं, मम्मट यहाँ पे उनका खंडन करे, इसलिए उन्होंने ये पंक्ति दी है ना पुनर्दस। और इसका खंडन भी उन्होंने किस प्रकार किया है, कैसे उन्होंने उनके गुणों को अपने गुणों में अंतर्भाव किया है, किस प्रकार उन्होंने कुछ गुणों में दोष बताया है और कुछ को दोष का भाव मात्र बताया है, यह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी यहाँ पे ये देखेंगे कि आचार्य मम्मट ने जो 3 गुण बताए हैं उनका खुद ने क्या स्वरूप बताया है, क्या उनका लक्षण है, क्या उनके व्यंजक वर्ण हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं गुण कौन कौन से हैं आचार्य मम्मट की दृष्टि में। माधुर्य गुण, ओज गुण एवं प्रसाद गुण। अब सर्वप्रथम गुण पे चलते हैं, माधुर्य गुण। तो माधुर्य गुण का लक्षण दिया है उन्होंने, आह्लादकत्वम माधुर्यम श्रृंगारे द्युति कारणम। चित्त के द्रव्यभाव का जो कारण है और श्रृंगार रस में रहने वाला आह्लाद स्वरूपत्व है, वह माधुर्य नामक गुण कहलाता है। यानी चित्त के द्रव्यभाव का कारण और श्रृंगार रस में रहने वाला आह्लाद स्वरूपत्व जो है वह माधुर्य नामक गुण कहलाता है। आह्लादकत्वम, यहाँ पर आह्लादकत्वम का अर्थ आह्लाद जनकत्वम नहीं करना चाहिए, आह्लाद स्वरूपत्वम करना चाहिए। आह्लाद रूप ही है, क्योंकि रस आनंद रूप है, तो यहाँ पे उसको आह्लाद रूप कहा है। और चित्त के द्रुति कारणम पंक्ति में दिया है और इसी को आगे आचार्य मम्मट करते हुए कहते हैं द्रुति कारणम का, द्रुति का मतलब क्या है, द्रुति अर्थात चित्त का, द्रुति कलितत्वमेव, यह उन्होंने वृत्ति भाग में दिया है। द्रुति अर्थात चित्त का विगलित सा हो जाना, चित्त के द्रव्य भाव सा हो जाना, चित्त का आर्द्र सा हो जाना, यह द्रुति कहलाता है। और ये श्रृंगार रस में रहने वाला है, मेनली श्रृंगार अर्थात संभोग श्रृंगार में, संयोग श्रृंगार में। तो माधुर्य गुण क्या है, जो चित्त के द्रव्य भाव का कारण है और श्रृंगार रस में रहने वाला है, वह माधुर्य नामक गुण कहलाता है। यहीं पर जब आचार्य मम्मट इसे स्पष्ट कर रहे हैं तो उन्होंने एक छोटी सी वृत्ति में एक पंक्ति और दी है, श्रव्यत्वम पुनः रोज प्रसादयोरपि। वृत्ति भाग में जब आप देखेंगे तो उन्होंने ये दिया श्रव्यत्वम पुनः रोज प्रसादयोरपि, कि श्रव्यत्व तो ओज और प्रसाद में भी दिखाई देता है। इसका क्या तात्पर्य है, यहाँ पर आचार्य मम्मट आचार्य भामह के मत का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य भामह ने माधुर्य गुण का जो लक्षण दिया है उसमें उन्होंने श्रव्यत्व से मेनली माना है। उन्होंने जो लक्षण दिया है, श्रव्यम नाति समस्तार्था काव्यम मधुर मिष्यते, तो उनका अभिप्राय क्या है, जिसमें अधिक समस्त पद ना हो और जो कानों को प्रिय लगे, जो श्रव्य हो, वह माधुर्य गुण कहलाता है। यह आचार्य भामा ने दिया है। किंतु मम्मट कहते हैं कि ये जो श्रव्यत्व है वह तो प्रसाद गुण में भी पाया जाता है,
ओज गुण में भी पाया जाता है। अतः आपका जो लक्षण है वो अतिव्याप्ति दोष से ग्रसित है। इस कारण से वो इसलिए उन्होंने यहाँ पे पंक्ति दी है, श्रव्यत्वम पुनरोज प्रसादयोरपि। श्रव्यत्व तो है वो ओज और प्रसाद में भी पाया जाता है। तो अब हम स्पष्ट हो गया ये हमें कि माधुर्य गुण का लक्षण आचार्य मम्मट ने दिया है, आह्लादकत्व माधुर्यम श्रृंगारे द्युति कारण। मुख्य रूप से तो ये सामान्यतः देखा जाए तो श्रृंगार रस में रहता है, उसमें भी संभोग श्रृंगार में, किंतु आगे और किस किस रस में उसका अतिशय पाया जाता है, उत्तरोत्तर किसमें वो अधिक चमत्कार जनक होता है, इसको स्पष्ट करते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं, करुणे विप्रलंभे तशांते चाति शयान्वितम। यह जो माधुर्य गुण होता है वह सामान्यतः संभोग श्रृंगार में रहता है, किंतु करुण रस में, उससे भी अधिक विप्रलंब श्रृंगार में, तथा शांत रस में वह उत्तरोत्तर अधिक चमत्कार का जनक होता है। यानी कि संभोग श्रृंगार में रहेगा, उससे अधिक माधुर्य गुण देखा जाए, चित्त का द्रव्य भाव देखा जाए तो करुण रस में, उससे भी अधिक विप्रलंब श्रृंगार में, और सर्वाधिक शांत रस में माधुर्य गुण अधिक चमत्कार का जनक होता है। क्यों? चित्त के द्रव्य भाव कौन है? चित्त बहुत अधिक आर्द्र हो जाता है, और अत्यधिक जैसे जैसे उत्तरोत्तर स्थिति आती है तो चित्त का जो आर्द्र होना है वो नेत्र जल के रूप में, पुलक आदि के रूप में दिखाई देता है। तो चित्त माधुर्य गुण में जैसे जैसे द्रव्य भाव को और अधिकता की स्थिति को प्राप्त हो जाता है तो उत्तरोत्तर उसकी अन्य रसों में स्थिति बढ़ती जाती है। जैसे कि सर्वाधिक, वो यदि पूछा जाए सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, सबसे अधिक चमत्कार जनक किसमें होता है, तो किसमें लिखेंगे? शांत रस में। सामान्य रूप से श्रृंगार में पाया जाता है, फिर करुण में, फिर उसके आगे विप्रलंब श्रृंगार में, फिर उससे भी अधिक वो शांत रस में अतिशय का कारण होता है। ये अब हम समझ चुके हैं। अब हम आगे यहाँ पे जो आचार्य मम्मट ने माधुर्य गुण दिया है, फिर उसके बाद में वो ओज का लक्षण समझाते हैं और फिर प्रसाद का समझाते हैं। उसके बाद में वो आचार्य वामन के वो बताते हैं कि वामन के जो 10 शब्द गुण है और 10 अर्थ गुण है उनका खंडन करते हैं। पहले कैसे उनको उन्होंने अपने में समाहित किया है, उसके बाद में वो इन गुणों के व्यंजक वर्णों का भी वर्णन करते हैं। इनके व्यंजक कौन है, वर्ण कौन है, इनके व्यंजक, समास, रचना, ये कौन है इनके व्यंजक। किंतु ये आप लोगों को एकदम आसानी से यह स्पष्ट हो जाए कि माधुर्य गुण एक समाहित रूप में हमें एक जगह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, इसलिए हम पहले माधुर्य गुण के व्यंजक भी साथ के साथ देखते जाएंगे। उसी प्रकार फिर हम ओज गुण को देखेंगे, ओज गुण के व्यंजक वर्ण देखेंगे, फिर तदुपरांत प्रसाद गुण को देखेंगे और प्रसाद गुण के व्यंजक वर्णों को देखेंगे। तो अब हम माधुर्य गुण को समझ चुके हैं, अब आगे देखते हैं माधुर्य गुण के व्यंजक वर्ण कौन कौन से हैं। गुण के व्यंजकों का से क्या तात्पर्य है? वर्णः समासो रचना तेषाम व्यंजकता मितः। वर्ण, समास और रचना उनके व्यंजक होते हैं, उनको अभिव्यक्त करते हैं। तो माधुर्य गुण के व्यंजक कौन है? तो आचार्य मम्मट ने बताया है, मूर्धनि वर्गांत्यगः स्पर्शः अटवर्गाः रणौ लघु आवृत्तिर मध्यवृत्तिर्वा माधुर्ये घटना तथा। मूर्धनि वर्गांत्यगः, मूर्धनि वर्गांत्यगः यानी अपने मूर्धनि सिर पर वर्ग के अंतिम वर्ण से युक्त, यानी सिर के ऊपर यदि आपका अंतिम वर्ण है, जैसे दिनांक में लिखते हैं क, उसके ऊपर क ख ग घ ङ, तो अपने वर्ग के अंतिम वर्ण से युक्त हो। अपने सिर पर अपने अपने वर्ग का अंतिम वर्ण से युक्त यदि ऐसे व्यंजन दिखाई दे हमें, जैसे शांत हो शब्द हो गया, ता है, ता के ऊपर पहले ना दिखाई दे रहा है हमें, उसके वर्ग का अंतिम वर्ण ता था दा था ना। दूसरी चीज क्या है? स्पर्शा अटवर्गः अटवर्गः, टवर्ग को छोड़ करके, अ माने छोड़ करके, टवर्ग को छोड़ करके शेष स्पर्श वर्ण, कादयो मावसाना है स्पर्शन, जानते? तो का से लेकर के मा पर्यंत ना कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, लेकिन इसमें से टवर्ग को छोड़ देना है। टवर्ग को छोड़ करके शेष स्पर्श वर्ण माधुर्य गुण के व्यंजक हैं। रणव लघु, ह्रस्व से व्यवहित, ह्रस्व स्वर से व्यवहित रेफ और ऋकार, ये माधुर्य गुण के व्यंजक हैं। आवृत्तिर मध्यवृत्तिर्वा, या तो समास रहित हो, समास की स्थिति ना हो, अथवा मध्यवृत्ति, मध्यम समास हो, छोटे छोटे समास हो, अल्प समास हो, वो
माधुर्य गुण के व्यंजक है। और माधुर्य घटना तथा अन्य पदों के साथ में योग अर्थात संधि से माधुर्य युक्त अन्य पदांतर योग, इस प्रकार ये वृत्ति भाग में कहते हैं। अन्य पदों के साथ में योग हो अर्थात संधि से जो माधुर्य युक्त रचना है वह माधुर्य गुण की व्यंजक है। तो अब हम समझ गए कि अपने अपने सिर पर स्थित अपने अपने वर्ग के अंतिम वर्ण से युक्त कहीं वर्ण दिखाई दे, टवर्ग को छोड़कर के शेष स्पर्श वर्ण हो, ह्रस्व से व्यवहित रेफ और नकार हो, समास रहित स्थिति हो या मध्यम समास हो, और अन्य पदों के साथ योग से युक्त माधुर्यवती रचना हो तो वह माधुर्य गुण के व्यंजक कहलाते हैं। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। क्या दिया है उदाहरण आचार्य मम्मट ने? अनंग रंग प्रतिमम तदंगम भंगी भी रंगीकृत मानतांगयः कुर्वन्ति यूनाम सहसा यथैतः स्वान्तानि शांता पर चिंतनानि। अब इसमें उदाहरण में देखो, हमें अर्थ देखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, हम इसमें व्यंजक वर्णों को, समास को, रचना को देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो प्रथम पंक्ति में आपको दिखाई देगा, मैं दिखा देखो आपको यहाँ पे मैं हाईलाइट करती हूँ, इसे बताती हूँ। ये देखिए अनंग ये दिखाई दिया गा, ये वाला यहाँ पर तदंगम में भंगी रंगी टांग्या, ये ताना यहाँ पे है, कुरवंती में भी है, शांता चिंतनानी। तो यहाँ पर यहाँ सब जगह पे क्या हो रहा है, गकार तथा तकार, गा और ता अपने वर्ग के अंतिम वर्ण से युक्त हैं। इनका अंतिम वर्ण है उस वर्ग का, वो उनके सिर पर है, दिखाई दिख रहा है देखो। अनंग में तदंग में भंगी भी अंगीकृतम आदि में गकार तथा स्वांत शांत चिंतन आदि पदों में तकार अपने अपने वर्गों के अंतिम अक्षर से युक्त है। ये स्पष्ट हो गया। दूसरी चीज, रंग आदि पदों में जो रा है वो ह्रस्व से व्यवहित है, ह्रस्व का व्यवधान है उसमें। तो यह सभी वर्ण माधुर्य के व्यंजक हैं। उसके बाद में उन्होंने बताया था कि मध्यवृत्ति या अल्प स्वल्प समास हो, छोटे छोटे समास हो या समास ना हो। तो अनंग रंग प्रतिमा ये स्वल्प समास का मध्यम वृत्ति वाली रचना है, छोटे छोटे समास है। इसी प्रकार से प्रतिमम तदंगम माधुर्यवती रचना है। प्रतिमम तदंगम यानी अन्य पदों के योग के साथ में यहाँ पे संधि युक्त पद है, तो यह माधुर्यवती रचना है, माधुर्य से युक्त रचना है। इस प्रकार ये तीनों ही विप्रलंब श्रृंगार में माधुर्य गुण के व्यंजक हैं। ये तीनों ही इस प्रकार से हमने देखा, वर्ण पहले भी हमने देखा है कि वर्ण समास और रचना ये प्रत्येक गुणों के व्यंजक होते हैं। तो ये तीनों यानी कि हमने वर्ण देखे कतिपय, माधुर्य गुण, ये व्यंजक वर्ण समास और रचना, ये तीनों ही विप्रलंब श्रृंगार में माधुर्य के व्यंजक हैं। इस प्रकार से ये माधुर्य गुण का वर्णन है, स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अगला गुण है ओज गुण। ओज गुण का लक्षण दिया है आचार्य मम्मट ने, दीप्त्यात्म विस्तृतिर हेतु रोजो वीरस स्थिति ही। दीप्त्यात्म विस्तृतिर हेतु रोजो वीरस स्थिति ही। तो क्या कहा है इन्होंने, चित्त के विस्तार की हेतुभूत वीर रस में रहने वाली दीप्ति ओज गुण कहलाती है। देखा था हमने माधुर्य गुण में चित्त का क्या था, द्रुति, यानी चित्त विगलित सा हो जाता था, चित्त का द्रव्यभाव वहां पे था। और यहाँ पर क्या है, चित्त का विस्तार हो जाता है, चित्त में एक दीप्ति होती है, यानी चित्त क्या हो जाता है, प्रज्वलित सा हो जाता है, जल उठता है। तो वह स्थिति जो कहलाती है दीप्ति, चित्त जब प्रज्वलित सा हो जाता है, चित्त का विस्तार हो जाता है, तो उसकी हेतुभूत यह जो दीप्ति है वो वीर रस में रहने वाली है। और यह जो दीप्ति ही है, जो चित्त जिस हो रहा है
तो वह माधुर्य ओज गुण कहलाती है। तो चित्त के विस्तार की हेतुभूत वीर रस में रहने वाली दीप्ति ओज गुण कहलाती है। टूर्नामेंट तो समझ में आ रहा होगा, वहां पे चित्त द्रव्यभाव था, चित्त का द्रुति कही गई थी, यहाँ पे चित्त में क्या कही गई है? दीप्ति, यानी चित्त में विस्तार होता है, चित्त प्रज्वलित सा होता है। आगे चित्त, इसमें फिर अब हम ये देखते हैं कि इन्होंने वृत्ति में भी स्पष्ट किया है, चित्त से विस्तार रूप दीप्तत्व जनकम ओजः, चित्त का विस्तार रूप दीप्ति का जनक जो है वो ओज गुण कहलाता है। और सामान्य रूप से जो ओज गुण की स्थिति किसमें बताई गई है? वीर रस में, वीर रस में स्थिति होती है, तो उस लक्षण में भी दिख रहा है हमें वीर रस स्थिति है। अब इसके बाद में जैसे ही उन्होंने माधुर्य गुण में बताया था कि किसमें उसका आधिक्य होता है, गुण का, माधुर्य गुण का, उसी प्रकार से ओज गुण का आधिक्य किसमें और बढ़ता जाता है, किस रस में? तो उसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं बिभस्त रौद्र रस्यों तस्याधिक्यम क्रमेण, बिभस्त और रौद्र रस में उसका आधिक्य क्रमशः बढ़ता जाता है। यानी कि ओज गुण सामान्यतः तो किसमें रहता है? वीर रस में रहता है, परंतु विभस्त और रौद्र रसों में क्रमशः इसका आधिक्य रहता है, अर्थात उत्तरोत्तर चमत्कारी बनता जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो इसमें चित्त जो होता है ना, उसका जो चित्त में प्रज्वलित सी होता है, अग्नि सी होती है ना, वो और अधिक प्रज्वलित होती जाती है, चित्त और अधिक विस्तार को प्राप्त होता जाता है रसों में। वीर रस में तो क्या होता है, सामान्यतः रूप से अपना जो प्रतिद्वंदी है, प्रतिपक्षी है, जो देश है, उसके प्रति क्या होती है? जीतने की इच्छा होती है। विभत्स रस में क्या होता है? उससे आगे जो जुगुप्सित पदार्थ है, जिसके प्रति घृणा आ रही है, उसको क्या होता है? उसके प्रति प्रबल त्याग की इच्छा होती है। और रौद्र रस में तो, रौद्र रस में तो चित्त और अधिक प्रज्वलित होता है, उसमें तो जो अपकारी है उसके वध करने तक की इच्छा होने लगती है। तो क्रमशः इसका आधिक्य बढ़ता जाता है, तो ये और उत्तरोत्तर चमत्कारी बनता जाता है ओज गुण। स्पष्ट हो गया? अब हम इसके व्यंजक वर्ण देखते हैं। ओज गुण के व्यंजक कौन कौन से हैं? योग आद्य तृतीयाभ्याम मंतयोः रेणुतुल्ययोः तादिः शशौ वृत्तिर्दैर्घ्यं गुंफ उद्धत ओजसी। योग आद्य तृतीयाभ्याम, आद्य माने पहले और तृतीय माने तीसरे वर्ण का। पहले और तृतीय वर्ण के साथ में यदि अंतयो हो, उसके बाद के, अर्थात पहले के साथ में द्वितीय और तृतीय के साथ में चतुर्थ वर्णों का यदि योग हो तो पहली स्थिति है। यानी वर्ग के प्रथम और तृतीय वर्ण के साथ में उसके बाद के द्वितीय और चतुर्थ वर्णों का योग हो। आगे क्या कहा है उन्होंने? रेण, रेण माने रेफ, कैसे? ऊपर हो, नीचे हो, अथवा दोनों जगह हो। दिखाई देता ना हमें, जैसे कि ऊर्ध्व रा ऊपर है, कहीं पे नीचे होता है, कहीं पे दोनों जगह होता है। उदाहरण देखेंगे स्पष्ट होता जाएगा। तो रेफ की स्थिति कहाँ पर हो? ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, अथवा दोनों जगह किसी भी रूप में रकार का किसी भी वर्ण के साथ में योग हो, तो वो ओज गुण के व्यंजक हैं। आगे कहा है तुल्यो हो, तुल्यो हो माने तुल्य वर्णों का योग हो, जैसे दत्त तावता का योग है, उज्ज्वल जा का। तो तुल्य वर्णों का योग हो तो भी ओज गुण के व्यंजक है। इसके अतिरिक्त तो तादि, टा है आदि में जिसके, यानी टवर्ग, और उसमें भी किसको? णकार को छोड़ करके केवल टा, टवर्ग में टा, यानी टा है आदि में टवर्ग, उसमें णा को छोड़ करके टा ठा डाढ़ा का प्रयोग। ये वृत्ति में भी इन्होंने स्पष्ट किया है कि टा ठा डाढ़ा इसका प्रयोग हो अधिक, तो ओज गुण के व्यंजक है ये। शशौ, स और श दोनों, वृत्तिर दैर्घ्यम, दैर्घ्यम माने दीर्घ, लंबे लंबे समास, बड़े बड़े समास। गुंफ उद्धत ओजसी, उद्धत माने उद्धत अर्थात विकट रचना, ये ओज गुण के व्यंजक हैं। तो ओज गुण में क्या होता है, इसके व्यंजक कौन कौन से हैं? यानी ओज गुण यदि किसी हमें श्लोक में देख रहे हैं तो ओज गुण के जो यदि ये व्यंजक वर्ण दिखाई देते हैं तो हम उसमें कह सकते हैं कि ओज गुण है, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं है, हमें और भी चीजें देखनी होती हैं। तो यहाँ पे यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो ये ओज गुण के व्यंजक हैं। कौन कौन से? वर्ग के प्रथम अथवा तृतीय वर्ण के साथ में यदि उसके बाद के द्वितीय और चतुर्थ वर्णों का योग हो, ऊपर नीचे दोनों जगह किसी भी रूप में रकार का योग हो, तुल्य वर्णों का योग हो, टाठा डाढ़ा
का प्रयोग हो अत्यधिक, शा और शा का प्रयोग हो, लंबे लंबे समास हो और विकट रचना हो, तो यह ओज गुण के व्यंजक है। और इसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखो, मूर्धना मुदवृत्त कृता विरल गलदक्त संसक्त धारा धौते शांघ्री प्रसादोपनज्जय जगत जात मिथ्या महिम नाम कैलासोल्लास नेच्छा व्यतिकर पिष्णोत सर्पि दर्पोद्धुराणाम दोषनाम चेषाम किमे तत् फलमेह नगरी रक्षणे यत् प्रयासः। केवल अंतिम पंक्ति में थोड़े से समास टूटे हुए हैं, छोटे छोटे पद हैं, नहीं तो पूरी पूरी प्रथम द्वितीय तृतीय पंक्ति तो पूरा लंबा एक ही पूरी समस्त पद है। अब यहाँ पे हम और चीजें घट करके देखते हैं। देखो अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा ये सारी चीजें। हमने देखा था यहाँ पे कैसे लक्षण हमारा घटित हो रहा है। ये देखो मूर्धना, मूर्धनाम, और कहाँ पर है उत्सर्पी, ये देखो तो मूर्धनाम उत्सर्पी दर्पादि में क्या हो रहा है, रेफ का ऊपर उपयोग है, रा ऊपर की तरफ है। गलद्रक्त एवं ये जो गलद्रक्त है, अंघ्रि, प्रसाद, यहाँ पे रेफ का कहाँ पे नीचे की ओर संयोग है। उद्वृत्त कृत, कई सारी जगह देख सकते हैं, उद्वृत्त है, कृत है, जे जा है, तो इनका क्या है, आदि में दो तुल्य वर्णों का योग है, तुल्यो जो कही है उन्होंने। इच्छा दर्पोद्धुर आदि में चाछा का दाधा का संयोग है। जो पहली बात कही थी ना इन्होंने कि वर्ग के पहले और तृतीय वर्ण का अपने वर्ग के अंतिम यानी द्वितीय और चतुर्थ उनके बाद वाले, यानी पहले और दूसरे वर्ण का एक साथ योग हो और तृतीय और चतुर्थ का। तो चा छा इच्छा, इच्छा शब्द है, इच्छा में चा और छा, चा छा का योग है इच्छा में। तो चा वर्ग का प्रथम और छा द्वितीय, यानी चा और छा वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण का योग है। और दा धा किसमें, दर्पोद्धुर आदि में क्या हो रहा है, दा और धा का योग है। दा ता था दा तृतीय वर्ण है और धा चतुर्थ वर्ण है। तो हमने ये भी देख लिया क्योंकि हमारी पहला ही था। योग आद्य तृतीयाभ्याम मंतयो रेण तुल्यो, योग आद्य तृतीयाभ्याम यानी पहले और दूसरे वर्ण का तीसरे और चौथे वर्ण का यदि संयोग हो तो हमारा ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लंबे लंबे समास तो स्पष्ट ही है, दीर्घ समास है और विकट रचना है, यह सभी ओज गुण को अभिव्यंजित कर रहे। स्पष्ट हो गया। अभी हम आगे चलते हैं। अब हमारा अगला गुण है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण बहुत ही आसान से देखो, शुष्केन्द्र नाग्निवत स्वच्छ जलवत सहसेव यह व्यापनोत्यन्यत प्रसादोसौ सर्वत्र विहित स्थिति है। जिस प्रकार से सूखे ईंधन में अग्नि व्याप्त हो जाती है, स्वच्छ वस्त्र में जल के समान, स्वच्छ वस्त्र में जल व्याप्त हो जाता है, ऐसे ही जो गुण सहसा चित्त में व्याप्त हो जाता है, चित्त में एकदम व्याप्त हो जाता है, वह सभी रसों में रहने वाला प्रसाद गुण कहलाता है। शुष्क इंद्राग्निवत, जैसे सूखे ईंधन में अग्नि व्याप्त हो जाती है, स्वच्छ जलवत सहसेव, स्वच्छ वस्त्र में जिस प्रकार जल व्याप्त हो जाता है, व्यापनोति अन्यत, इसी प्रकार से जो प्रसादो असौ सर्वत्र विहित स्थिति, व्यापनोति एकदम आसानी से चित्त में व्याप्त हो जाए, वह सभी रसों में रहने वाला प्रसाद गुण कहलाता है। प्रसाद गुण सभी रसों में और सभी रचनाओं में पाया जाता है। ये प्रसाद गुण का लक्षण दिया है आचार्य मंबट ने। इसके बाद में हम देखते हैं प्रसाद गुण के व्यंजक। व्यंजक उन्होंने बताए हैं, श्रुति मात्रेण शब्दात्तु येनार्थ प्रत्ययो भवेत् साधारणः समग्राणाम सा प्रसादो गुणो मतः। श्रुति मात्रेण सुनने मात्र से ही, श्रवण मात्र से ही शब्दात्तु यानी जिन शब्द से ये अर्थ प्रत्ययो अर्थ का ज्ञान हो जाए, अर्थ की प्रतीति हो जाए, यानी कि जिन वर्णों को, समास को, रचना को व्यंजक वर्ण है उसके, हमने ये देखा वर्ण समास रचना आदि, उनको श्रवण मात्र से यदि शब्द से अर्थ की प्रतीति हो जाए तो वह साधारण समग्राणाम, तो वह सभी वर्णों में, सभी समासों में, रचनाओं में रहने वाला कौन सा गुण माना जाता है, प्रसाद गुण माना जाता है। तो स्पष्ट हो गया। सुनने मात्र से ही, श्रवण मात्र से जब शब्द से अर्थ की प्रतीति हो जाए, यानी आसानी से सहजता से अर्थ प्राप्त हो जाए, तो वह प्रसाद गुण
उन वर्णों समास और रचनाओं में रहता है तो ये प्रसाद गुण के व्यंजक माने जाते हैं, वो प्रसाद गुण होता है। उदाहरण देखो, परिमिलानम पीन स्तन जगन संगा दुभ्यतः तनोर्मध्यस्यांतः परिमिलनमप्राप्य हरितम इदं व्यस्तन्यासम चलत भुजलताक्षेप वलनहि प्रसंज्ञः संतापम वदति विष्णुपत्र शयनम। ये रत्नावली नाटिका है, उसका पद्य है, सागरिका के लिए यानी रत्नावली के लिए। क्या कह रहे हैं? परिमिलानम, श्लोक का अर्थ देखिए, क्योंकि शून्य मात्र से अर्थ बहुत ही सरल पद है, स्पष्ट हो रहा है। परिमिलानम पीन स्तन जगन संगा दुभ्यतः, पीन स्तन यानी ऊंचे स्तन, स्थूल स्तनों और जघन प्रदेश के यानी नितंबों के संपर्क से उभयतः माने जो दोनों ओर थे, दोनों तरफ तो क्या हो गया, परिमिलानम यानी मुरझाए हुए हैं। और क्या हो रहा है, तनोर मध्यस्यांतः, तनोह मध्य यानी शरीर के मध्य भाग में, और क्योंकि वो पतला है, कमर कृश है, पतली है, तो वहां पर तो क्या हो रहा है, उसका मिलन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो हरी है। तो शरीर के मध्य भाग के मिलन को प्राप्त न होने के कारण बीच में जो हरी है। और क्या है, स्लप्त भुजलता यानी शिथिल भुजाओं को बार बार पटक रही है वियोग में, शिथिल भुजाओं के पटकने से तथा स्लप्त भुजलता क्षेप बल नहीं, और बल नहीं माने करवटों के बदलने से जिसकी क्या हो गई, एकदम व्यस्तन न्यासम, जिसकी बनावट बिगड़ गई है, वह किसांग्या संतापम वदति विष्णि पत्र शयनम, कमलनी के पत्तों की ये जो शयनम माने सैया है, वो किसांग्या यानी कृषांगी के सागरिका के संताप को बतला रही है। साधारण सा पद है, आसानी से हमें सिर्फ पदों के, वर्णों के, समास को, रचना, छोटे छोटे सबको सुनने मात्र से ही अर्थ की प्रतीति हो रही है कि तो बहुत ही सरल है, जिसके स्थूल स्तनों से और नितंबों के संपर्क से, जो बीच में से तो कैसी हो गई है, सॉरी, जो स्थूल स्तनों और नितंबों के संपर्क के कारण दोनों ओर तो मुरझा गई है, किंतु शरीर का मध्य भाग जो पतला है, कमर पतली है, इस कारण वहां पे उसको संपर्क नहीं हो पा रहा है, यानी विष्णु पत्र, कमलनी की पत्र की जो सैया है, पत्तों की जो वो सैया है, उस पर उसका मिलन नहीं हो रहा है, तो वो हरी रह गई है। और क्या हो रहा है कि वो भी विरह में जो सागरिका है अपने हाथों को पटक रही है इधर उधर, तो उसकी जो बिगड़ गई है। और क्या हो रहा है, करवट बदल रही है विरह के कारण, तो इस कारण से जिसकी बनावट बिगड़ गई है, ऐसी कमलनी के पत्तों की सैया कृषांग्या यानी सागरिका के संताप को बतला रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर माधुर्य के व्यंजक वर्ण है, समास वर्ण, मध्यम समास है छोटे छोटे, तथा मधुर रचना है, सभी प्रसाद गुण को अभिव्यंजित कर रहे हैं, पढ़ने या श्रवण मात्र से ही अर्थ की प्रतीति हो रही है, अतः यह प्रसाद गुण है। सभी को स्पष्ट हो गया। तो इस प्रकार से आचार्य मंबट ने 3 गुण माने हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, तीनों के अपने विशिष्ट लक्षण दिए हैं उन्होंने, तीनों के व्यंजक गुण स्पष्ट किए हैं, और तीनों को एक एक उदाहरण के माध्यम से आज हमने यहाँ पे समझा है। आज तो ये हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे आचार्य वामन के मतों का किस प्रकार से उन्होंने खंडन किया है, काव्य गुणों का, शब्द गुण का और अर्थ गुण का। तो आज यहीं समाप्त करती हूँ।